जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करते हैं समस्त होंगे, अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम रन करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, वायु गति दर्शन यंत्र का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। वायु वेग, वायु का दाब, वायु की दिशा, वायु का तापमान। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु गति दर्शन यंत्र का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। वायु की दिशा को मापने के लिए किया जाता है वाक दूरदर्शी का उपयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वात दूरदर्शी का हवा की दिशा दिखाने वाला यह एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वह है बाह्य मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है। पहला जो होगा आयन मंडल, पहला है आयन मंडल और दूसरा है आपतन मंडल, आपतन मंडल। समताप मंडल की बात कर लें, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ में ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। मध्य मंडल में आसमान से उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं। सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं सभी सारी होती हैं क्षोभ मंडल में। वहीं बात कर लें समताप मंडल, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर है। इसमें वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। साथ में ओजोन रेखा भी समताप मंडल में पाया जाता है। इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड आसमान से प्रवेश करते ही जलने लगते हैं घर्षण के कारण। इसके बाद है ताप मंडल। सबसे बाहरी मंडल है बाह्य मंडल जिसमें रेडियो प्रसारण की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। यह जो है आंतरिक परत है, इसके बाहरी परत तक की पहचान करना है। भूपरपटी मेटल बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, मेटल भूपरपटी बाहरी क्रोड आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड भूपरपटी मेटल, आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड मेटल भूपरपटी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। एग्जाम में पूछा गया है पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परतों तक विभिन्न परतों की पहचान करना है। यह जो परत होगा कहलाएगा आंतरिक क्रोड, यह कहलाएगा आंतरिक क्रोड। इसके बाद है बाहरी क्रोड, यह जो होगा बाहरी क्रोड, बाहरी क्रोड। इसके बाद है मेटल, यह कहलाएगा मेटल। इसके बाद सबसे बाहरी जो क्रोड होगा भूपरपटी, भूपरपटी। आंतरिक क्रोड बाहरी क्रोड मेटल भूपरपटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी की संरचना संकेंद्रीय परतों से बनी है जो आंतरिक से बाहरी क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के स्थान को ध्यान से देखें और बताएं कि इसमें क्या दर्शाया गया है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, बृहद ज्वार, निम्न ज्वार। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर जो है चित्र दिया गया है, सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा। इनको देखकर आप सभी को क्या लग रहा है? यह स्थिति दर्शा रहा है निम्न ज्वार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निम्न ज्वार को दर्शा रहा है। यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार आते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के सापेक्ष समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार यानी नीप ज्वार होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सूर्य ग्रहण की बात कर लें, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण में सूर्य जो है स्थित है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण साथ में समझते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण
दोनों में क्या है, सूर्य स्थित है। सूर्य ग्रहण पहले समझते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद चंद्र ग्रहण की बात कर लें। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो यहाँ पर जो लगता है चंद्र ग्रहण है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है और बहते हुए बड़े मोड़ बनाती है, जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तटबंध के नाम से, बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र, विसर्प, गोखुर झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती है और बहते हुए बड़े मोड़ बनाती है, जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। विसर्प के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नदियां पहले भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। नदियां पहले भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है। भाबर क्षेत्र क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसमें से नदियां प्रभावित होती हैं, जो कि नदियां अदृश्य हो जाती हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है, नदियां कहां पर अदृश्य हो जाती हैं? भाबर क्षेत्र में नदियां अदृश्य होकर बहती हैं। उसके बाद तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। इसके बाद नदियां तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और अपने जल को बिखेरती हैं। उसके बाद नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं और विसर्पित होकर प्रभावित होती हैं। मैदान में जो है नदियां विसर्पित होकर प्रभावित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग। कौन सा ऑप्शन राइट है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वायु मार्ग। आपातकाल में वायु यातायात की सुविधा निर्णायक भूमिका निभाती है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग, यह जो है आपदाओं के समय क्षतिग्रस्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो किसी विशेष मानव जनसंख्या की रचना से संबंधित है। नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भूगोल की वह शाखा जो किसी विशेष मानव जनसंख्या की रचना से संबंधित है, जनसांख्यिकी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी वह शाखा है जो किसी विशेष मानव जनसंख्या की संरचना, आकार, वितरण एवं उसके परिवर्तनों का व्यवस्थित अध्ययन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए कह रहा है अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्यास्त होता है। कार्ड आर है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में अधिक अक्षांश पर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन ए, अरुणाचल प्रदेश के लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्यास्त होता है। तो यह बात सही है। कार्ड आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में अधिक अक्षांश पर है। तो यह भी कार्ड आर भी सही है, व्याख्या सही नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय देशांतर पर निर्भर करता है, ना कि अक्षांश पर।
पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? लकड़ी, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। इसके पहले यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर्य ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सौर्य ऊर्जा। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारंपरिक, जो कि लंबे समय से उपयोग में है, और दूसरा होता है गैर पारंपरिक, हाल के वर्षों में विकसित होते हैं। गैर पारंपरिक जो होते हैं या हाल के वर्षों में विकसित होते हैं। सौर ऊर्जा जो है यह गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप, समुद्रीय बायोडीजल, ये सभी क्या है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी क्या है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि लंबे समय से उपयोग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों के प्रजनन को निम्न के रूप में जाना जाता है? सेरीकल्चर के नाम से, विटीकल्चर के नाम से, हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों के प्रजनन को निम्न के रूप में जाना जाता है। पिसीकल्चर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मछलियों को कृत्रिम टैंकों और तालाबों में पालने की प्रक्रिया को पिसीकल्चर कहते हैं। यह जलीय कृषि का एक मुख्य प्रकार है। सेरीकल्चर की बात कर ले, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर, विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात कर लें, हॉर्टिकल्चर में फल, सब्जी या अनाज की खेती की जाती है। फल, सब्जी या अनाज की खेती की जाती है। अनाज की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो इसको इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। जल संधि के नाम से, स्थल डमरू मध्य के नाम से, द्वीप के नाम से या खाड़ी के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। जियोग्राफी से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को डैश डैश नाम से जाना जाता है। जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जल डमरू मध्य भूमि की वह संकरी पट्टी होती है जो बड़े भूभागों को जोड़ती है और दो जल निकायों को अलग करती है। उदाहरण के रूप में पनामा स्थल डमरू मध्य उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। जल संधि की बात कर ले, जल संधि किसे कहते हैं? देशों या राज्यों के बीच जल मार्ग पर हुए समझौतों को ही जल संधि कहा जाता है। द्वीप की बात कर ले, स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। खाड़ी की बात कर लें, खाड़ी जल का वह भाग, जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है
ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की तुलना उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। सबसे छोटा महाद्वीप की पहचान करने के लिए क्षेत्रफल के आंकड़ों की तुलना आवश्यक है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप का होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरे स्थान पर है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे स्थान पर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरीय अमेरिका। और चौथे स्थान पर है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें स्थान पर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठे स्थान पर है यूरोप और सातवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन आसान है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है? तो यहाँ से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र ये सभी शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र भी उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र ये सभी क्या है? सामाजिक विज्ञान में शामिल किए गए हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में 4 मुख्य विषय शामिल होते हैं। इतिहास हो गया, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है? एक्सपोजिटरी शिक्षण का, संरचना प्रशिक्षण का, सतत तंत्र का, महारत अधिगम का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है? तो वह है अनुकरण सिद्धांत यानी एक्सपोजिटरी शिक्षण का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। आलोचनात्मक सोच सिद्धांतों, अनुप्रयोगों और विचारों के विस्तार को बढ़ावा देती है या दूसरों के तर्कों और मान्यताओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। ऑप्शन है ए असत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। ए बी दोनों असत्य हैं, ए बी दोनों सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? आलोचनात्मक सोच सिद्धांतों, अनुप्रयोगों और विचारों के विस्तार को बढ़ावा देती है, तो यह बात सही होगा। या दूसरों के तर्कों और मान्यताओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, तो यह बात गलत है। मदद करती है, तो सेकंड कथन गलत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ए सत्य हैं, बी असत्य हैं। बी असत्य क्यों है? या दूसरों के तर्कों और मान्यताओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद करती है, ना कि मदद नहीं करती है, इसलिए सेकंड कथन गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
सत्संग लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।